हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। और हिस्ट्री का हम मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है मेडाइवल हिस्ट्री पे, सेकेंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री पे। इसमें बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो अच्छे से क्लियर। एक्चुअली मैं लेने वाला था लाइव इसको, बट थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो मैंने जैसे इकोनॉमी का मैंने अभी क्लास लिया और उसको मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया, सेम इसी तरह मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या आपको ग्रुप का पता है उस ग्रुप में आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था, हमारा 2 कोर्स चल रहा है अभी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करें हर एक सब्जेक्ट को। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, ज्योग्राफी और बायोलॉजी। उसके बाद एक है राकेश यादव सर की, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, अब पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल में जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं इससे तो पहले ऐड हटा चुका हूँ। ऐड आपको नहीं मिलेगा इसमें, बिल्कुल नहीं। तो मोनेटाइजेशन खत्म है, तो आपको इसके पे करना होगा 300 पर बुक। अगर दोनों आप लेते हो 31 मार्च तक, तो दोनों को साथ में आपको 500 ही पे करना पड़ेगा। हो सकता है 31 अप्रैल से इसका पेमेंट इंक्रीज हो जाए, हो सकता नहीं होगा ही। चलिए, तो मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तोमर डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद गजनी ने जो अटैक किया था, अल बिरूनी के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। मोहम्मद गौर के इन्वेजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद गौरी ने क्या किया। मोहम्मद गौरी तो आ गया था। मोहम्मद गौरी अब के अपने जो स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, उस स्लेव को राजगद्दी पे बैठाया था। एक्चुअली होता क्या था मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत सारी लड़ाई लड़ा, लेकिन मोहम्मद गौरी का अपना कोई बच्चा नहीं था, तो मोहम्मद गौरी 4 बंदे को अपना स्लेव बना के रखा था। स्लेव का ऐसा नहीं कि एकदम दास टाइप, नहीं। स्लेव का मतलब है इसको बहुत सारा पढ़ा लिखा के सब कुछ इसके साथ रखता था, ताकि इस और जैसे ही 4 जगह मोहम्मद गौरी ने जीता, 4 जगह में से इसने क्या किया, एक जगह सब गवर्नर को बैठा दिया। गजनी में बैठा दिया ताज को, दिल्ली में बैठा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, बंगाल में बैठा दिया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को, और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और नासिर उद्दीन कुवैचा को बैठा दिया मुल्तान में। सब बैठे आराम से। जैसे ही डेथ हुआ इसका स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद गौरी का डेथ हो गया, तो डेथ जैसे हुआ 2006 के आसपास डेथ हो गया। तो जैसे ही डेथ हुआ तो एक गए, तो जो सबसे पास में था दिल्ली मेन सेंटर था, दिल्ली के सुल्तान बन जाते कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मुस्लिम रूलर थे दिल्ली के और हरियाणा के। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का डेथ हो गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, कब से कब तक रहे थे? 1206 से 1210। इसीलिए हम इसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश बोलते हैं। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, या हम क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। इस वंश को गुलाम वंश। क्लियर? 1206 से देखो होता क्या, मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 1206 से 1210 तक ये रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक को पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाल बख्श, लाख बख्श। बहुत सारा ये दान दे देते थे। 2 स्ट्रक्चर इसने बनाया। एक है कुवैत इस्लाम और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों इसने स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद एक और चीज़ बनाया। इसने सोचा कि मैं कुतुब मीनार को स्टार्ट करता हूँ। तो कुतुब मीनार को स्टार्ट तो कर दिया बनाना, लेकिन ये बना नहीं पाया कंप्लीट। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट करता है एक्चुअली इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश बनता है और वो कुतुब मीनार। तो आप बोलोगे कुतुब मीनार किसके नाम पे बना था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बना था? नहीं, ये उन लोगों के गुरु जो होते थे सिख वगैरह, तो उनके एक थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे बना था। क्लियर? कुतुब मीनार कोई दिक्कत नहीं। ये एक जो चिश्ती उन लोगों के चिश्ती जो नहीं होते थे उनके नाम पे। सेकंड आते हैं, कौन आते हैं? सेकंड आते हैं इल्तुतमिश।
देखो कुछ दिन के लिए आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे, लेकिन वो लायक नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे भगा दिया। क्लियर। इल्तुतमिश सबसे पहले करता है दिल्ली को अपना कैपिटल बनाता है और कुतुब मीनार को ख़त्म करता है, मतलब बना देता है पूरा। ठीक है। इनके समय में और बहुत अच्छा काम करते हैं ये खलीफा को मंसूर भेजते हैं, मंसूर भेजते खलीफा को। खलीफा का मतलब है जो पूरे दुनिया के मुस्लिम का मालिक था, उनको मंसूर भेजते हैं। इसका मतलब ये खलीफा से चाहते हैं रिकॉग्निशन अपना पाना। ठीक है ना। और एक सिस्टम लाते हैं इल्तुतमिश, उसका नाम है इक्तादारी सिस्टम। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो हमारे नॉर्मल हिस्ट्री बुक है ना उससे, इक्तादारी सिस्टम। उसके बाद ये बहुत अच्छे से चलाते हैं, अपने राज को बांटते हैं। कैसे में? इक्ता में, जैसा सबसे ऊपर होगा इक्ता, उसके बाद आता है सिया, सिख सिया होते हैं, उसके बाद परगना और उसके बाद गांव। सबसे छोटा होता था गांव, फिर परगना, फिर शिया, फिर इक्ता। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, हुआ क्या, इस समय मंगोल से ये पंगा नहीं लिए। एक समय की बात है जब ख्वारिज्मी एम्पायर से कोई भाग के आ रहा था यहाँ पे, तो और इसको भगा कौन रहा था? मुगल। तो अगर मुगल ये उसको उस ख्वारिज्मी एम्पायर से कोई आ रहा था उसको अगर संरक्षण दे देते, इसका मतलब डायरेक्टली मुगल से पंगा ले लेते, तो ये उसको संरक्षण नहीं देता। इसका मतलब मुगल इसको बोला कि सोचा होगा कि ये तो हमारा दोषी है, इस पर अटैक नहीं करते। मुगल से उस समय पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं था, तो मुगल से उस समय पंगा नहीं लिया है बंदा। ठीक है। और दो और चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक इनके यहाँ जो कॉइन होती थी ना, आपसे पूछा जा सकता है कि टनका किस टाइप के कॉइन को बोलते हैं? सिल्वर कॉइन को। और जीतल किस तरह के कॉइन को बोलते हैं? कॉपर कॉइन को। ये सब याद रखना। और क्या है इसमें, इन्होंने दो ग्रुप रखा था, एक है उमराह, एक है उलेमा। तो आपसे पूछा जा सकता है उलेमा और उमराह किससे रिलेटेड है, किसने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया? तो ये है उलेमा, एक्चुअली स्कॉलर्स होते थे, स्कॉलर्स। ठीक है। ये इल्तुतमिश ने किया। उसके बाद इल्तुतमिश के लगा कि यार मेरे राज्य में अगर कोई मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है। कब से कब तक रहे थे? 26 साल रहे थे, 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है ना। तो क्या क्या हमने याद रखा? मोहम्मद इल्तुतमिश दोनों के बारे में रिवाइज कर लेते एक बारी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या? लाल बख्श बोलते थे। कुवैतुल-इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ठीक है। इन्होंने जो कैपिटल बनाया था ना, एक्चुअली लाहौर में कैपिटल बनाया था, लाहौर, लेकिन इसने कैपिटल बनाया दिल्ली, शिफ्ट कर लिया। लाहौर दिल्ली। ठीक है। कुवैतुल-इस्लाम को स्टार्ट किया, ख़त्म किया। और क्या क्या बनाया था? दिल्ली में 2 स्ट्रक्चर बनाया था। क्या क्या नाम है? दिल्ली में 2 स्ट्रक्चर बना था। एक है कुवैतुल-इस्लाम, QUWAT अल इस्लाम, और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। ये दोनों दिल्ली में है। ठीक है। और इन्होंने कुतुब मीनार बनाने का स्टार्ट किया था किसके नाम पे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पे। और वो एक्चुअली डिसाइपल थे, मतलब वो चिश्ती के डिसाइपल थे। ठीक है। उसके बाद दिल्ली को एक कैपिटल बनाता है इल्तुतमिश, कुतुब मीनार को कंप्लीट करता है, और भी बहुत सारे फैक्ट इसमें देख लिया। मंगोल से पंगा नहीं लिया। ठीक है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हुआ क्या, जब डेथ हो जाता है इल्तुतमिश का, तो रजिया बनती है, क्योंकि रजिया बनती है क्वीन, तो रजिया बनती है सुल्तान बनती है एक्चुअली। तो होता क्या है स्टार्टिंग में रजिया को नहीं बनाने दिया जा रहा था, मतलब रजिया को नहीं चाहते थे लोग कि रजिया बने। ठीक है ना। नहीं चाहते थे कि रजिया बने। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसके बारे में, इल्तुतमिश ने एक्चुअली इसको भी हरा दिया था, इसको मार दिया था, कुवैचा को। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नहीं चाहते थे, तो लोगों ने, मतलब जो उसके दरबार में जो लोग थे, उसने किसको बना दिया था? उसने बना दिया था किसको बताइए? रकनुद्दीन को 1236 में। लेकिन रजिया ने रकनुद्दीन को मार के खुद क्वीन बन गई। और रजिया सुल्तान को एक्चुअली याकुत का सहयोग प्राप्त था, याकुत का, ये ध्यान रखना। बाद में इनको डेथ कर दिया जाता है। रजिया सुल्तान के बाद बनते हैं कौन? रजिया सुल्तान के जस्ट बाद बनते हैं कुछ समय के लिए बहराम शाह। देखो यहाँ पे कुछ टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, बहराम शाह इसको बोलते हैं। बहराम शाह के जस्ट बाद बनते हैं कौन? बनते हैं
नसीरुद्दीन शाह, इसके बाद थोड़ा दिन के लिए मसूद साहब होते हैं, 1 साल के लिए मसूद शाह, ज़्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद होते हैं नरसुद्दीन शाह, नरसुद्दीन शाह जो 1244 से लेकर 1266 के बीच, नरसुद्दीन शाह, इसको नरसुद्दीन मोहम्मद भी बोलते हैं, महमूद भी बोलते हैं। और ये बने थे 46 से 66 के बीच। लेकिन भाई ये नाम का था, इसके पीछे राज कर रहा था कौन? इसके पीछे राज कर रहा था बलबन, ठीक है ना, इसके पीछे राज कर रहा था बलबन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बलबन खुद फ्रंट पे आता है, खुद राज करता है। फिर बलबन अपने आप को बोलते थे कैकुआबाद डायनेस्टी से, तो बलबन अपने साथ पोते को बनाते हैं कुछ साल के लिए, उसका वो ख़त्म हो जाता है। चलिए यही है। अब हुआ क्या, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब रजिया सुल्तान राज कर रही थी तो लाहौर और बठिंडा में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया और उनको मार दिया गया कैथाल के पास। क्लियर? तो एक कैथाल में ही उसका डोम बना हुआ है, उनके डोम पता चल जाएगा। उनके डेथ का सुल्तान नरसुद्दीन बनते हैं और बलबन बनते हैं बाद में 1266 में। मतलब सुल्तान नरसुद्दीन के बाद बलबन बनते हैं। स्टार्टिंग में नरसुद्दीन होते हैं, उसके बाद बलबन बनते हैं। उसका हाथ क्या है, ये बलबन बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि मेवाती के पावर को डिस्ट्रॉय किया जा सके, जो बहुत पावरफुल था। और वो एक गोपालगिरी फोर्ट बनाता है दिल्ली और गोरगांव के पास। कौन बनाता है? बलबन। तो बलबन के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। बलबन एक्चुअली जो चालीसा था ना, 40 लोगों का ग्रुप था जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। चालीसा जो इल्तुतमिश ने बनाया था, एक्चुअली इल्तुतमिश मैं बताना भूल गया था, चालीसा को बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर दिया क्योंकि चालीसा नहीं चाहते थे कि बलबन बने। बलबन और क्या किया था? बलबन एक नया सिस्टम लाया था, सजदा और पबोस। मतलब नहीं होता पैर को चूमना, पैर उनके सामने झुकना, ये सब स्पाई सिस्टम को बहुत ज़्यादा तेज किए ताकि ये नहीं चाहता कि इनके खिलाफ कोई इनके समाज में ही बोले। और जिले इलाही वाला सिस्टम इन्होंने घुस, जिले इलाही। और कंसोलिडेशन पे मेन का फोकस था कि बॉर्डर को मैनेज करते, फॉरेन पॉलिसी अच्छे करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। दीवाने अर्ज सिस्टम बनाया है मिलिट्री के लिए। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्हीं का है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। दीवाने अर्ज, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिले इलाही, स्पाई, सजदा एंड पबोस, चालीसा को ख़त्म किया। मंसूर ये भी भेजा, मंसूर नहीं भेज रहे थे जैसे इल्तुतमिश नहीं भेज रहे थे, खलीफा को इसने भी भेजा ताकि इनको रिकॉग्निशन मिल सके। नेक्स्ट आते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के पहले राजा थे, देखो ये है ममलुक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी का राजपाट। खिलजी का इतना बड़ा राजपाट हो गया था। अब देखो तुगलक का कितना बड़ा हो गया था, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करता हूँ। देखो तुगलक का कितना बड़ा हो गया था, इतना लार्ज, ये सिर्फ एरिया छोड़ के लोधी का था। तो हम डिस्कस करते हैं खिलजी के बारे में। खिलजी के 2 ही राजा इंपॉर्टेंट है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अलाउद्दीन बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ही ज़्यादा काम किया था, मैं आप सबको सब बताऊंगा। ये सेकेंड मुस्लिम डायनेस्टी रूलर थे दिल्ली सल्तनत का। बलबन के बाद ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ये खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे। और इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1296-97 के आसपास आते हैं 1316 तक, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी डायनेस्टी आ जाती है 1320 के आसपास से, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। इसके बाद इसके कुछ छोटे छोटे राजा रहे होंगे। तो अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। क्या तो कोई, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो पॉलिसी था ना, काफ़ी टॉलरेंस का पॉलिसी था। जैसे नहीं वो ब्लड जो बलबन का पॉलिसी था कि मार काट वाला, इसका उतना नहीं कि टॉलरेट करते थे, ठीक है ना। सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, क्लियर। नोवेल्स को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कुछ नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत, ये एक्चुअली जब जलालुद्दीन खिलजी का डेथ हुआ तो ये गवर्नर थे अवध के, ठीक है ना, गवर्नर के अवध हुआ करते थे। तो ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहता था और ये नहीं चाहता था कि नोवेल्स लोग जो होते हैं ना, ध्यान देना, इनके यहाँ नोवेल्स तो बहुत ज़्यादा है, जलालुद्दीन खिलजी में नोवेल्स स्ट्रॉन्ग थे। तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि नोवेल्स मिले
और सब मिल के हमें हटाने का कोशिश करने लगे, कोई प्लानिंग करने लगे। तो ये सिंपल बोलते थे भाई गैदरिंग नहीं होगी, फंक्शन नहीं होगी। इवन आप फंक्शन नहीं होने का मतलब ये बोलते थे कि नोबल्स लोग तुम मिले ही नहीं, अकेले अकेले रहो सब ठीक है, क्योंकि साथ मिल जाओगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। और इवन ये भी बोलते थे दो सुल्तान के बीच अगर कोई शादी करनी है तो हमसे पहले पूछो। क्लियर। गैदरिंग, वाइन्स, इंटॉक्सिकेंट, इन सबको बिल्कुल बैन कर रहे थे। एक रिफॉर्म क्या क्या लाया ये ध्यान देगा, दाग एंड चेहरा सिस्टम लाया। दाग एंड चेहरा मतलब पहले ऐसा होता था ना कि जैसे एक हॉर्स के लिए पैसा मिलता था। आप बोलोगे मेरे पास 5 हॉर्स है, आपका दोस्त 5 हॉर्स है, लेकिन ये मान लो ये इसके पास 5 है ना, तो ये दिखाने जाता है कि मेरे पास सुल्तान, मेरे पास 5 हॉर्स है, आप इसका मुझे पैसा दीजिए क्योंकि खर्चा पानी के लिए। और इसके पास एक्चुअली था 2 ही हॉर्स, लेकिन आपका 3 हॉर्स ले गया, ये भी 5 का पैसा ले लिया, और आप में से जो एक्स्ट्रा करप्शन किया था आपको थोड़ा दे दिया, आप भी खुश, ये भी खुश। तो अलाउद्दीन खिलजी इसी सिस्टम को हराना चाहते थे। तो इसने हॉर्स पे एक दाग लगाना शुरू किया कि उसको एक टोकन टाइप का कि आपके पास 5 है तो मतलब हॉर्स पे दाग होगा, आपको ये आप ही का होगा। जैसे हॉर्स पे कोई एक नंबर फिक्स कर दिया, और उन्होंने अपने डायरी में लिख दिया कि ये नंबर है राम का, ये नंबर है रहीम का, ऐसा कुछ, ये है रामलाल का, ये श्यामलाल का, किसी का। ठीक है। तो अब तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा करप्शन घट जाएगा, तो इससे राजा के पास पैसे बच जाएंगे ना। तो दाग एंड चेहरा सिस्टम लाया। इसने लगाया किनशिप सिस्टम। ऐसा नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद पे जोर दे, टैलेंट पे जोर देते थे। ठीक है ना। अमीर खुसरो इन्हीं के समय थे। अमीर खुसरो लैंड को मेजर पहले करते थे, फिर टैक्स लगाते थे। टैक्स सिस्टम भी ठीक ठाक था। यहाँ पे टैक्स सिस्टम था कि एक टैक्स लिया जाता था, जैसे एक तो खराज लिया जाता था लैंड पे, टैक्स जजिया लिया जाता था नॉन मुस्लिम से, और मुस्लिम से भी एक टैक्स लिया जाता था ज़कात। ये सब हमें पता है। ये समय आपको रिवाज, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको बताना तो क्या आपको ये याद है, क्योंकि आप हिस्ट्री कर चुके हो, क्या आप लोग को ये याद है। ठीक है ना। मैं बता नहीं रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा करना नहीं है हमें यहाँ पे, इवन ये बुक में नहीं दिया है। देखो मार्केट में कंट्रोल करना चाहते थे, मार्केट को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते थे, इंटेलिजेंस करते थे, सहाना ये मंडी इंटेलिजेंस के लिए, स्पाई वगैरह बहुत रखते थे ताकि नज़र रख सके। ठीक है ना। और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इनके समय में रहे थे ना अमीर खुसरो जी। तो अमीर खुसरो जी एक्चुअली अमीर खुसरो के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा जो रिफॉर्मर हम बोल सकते हैं, पोएट है, जो 5 सुल्तान के शासनकाल में रहे, तो अमीर खुसरो जी वही है। तूतिए हिंद उन्होंने लिखा था, और उन्होंने सितार के इन्वेंटर है, कवाली स्टाइल के इन्वेंटर है, पहले उर्दू पोएट माने जाते हैं, ये बात सब। ठीक है। चलो और क्या क्या हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, और क्या क्या किया था। अलाई दरवाज़ा बनाया था, अलाई दरवाज़ा बनाया था उन्होंने। ठीक है। और सीरी फोर्ट बनाया था, अलाई मीनार को बनवाया था, हौजे अलाई को बनाया था। ठीक है ना। ये सब बात इसके समय में लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी एक्चुअली इसमें के राजा कौन कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, याद रखना है। ठीक। और भी छोटे छोटे थे लेकिन जो कोई काम का नहीं, यही 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। करेंसी था टका, ये भी पूछा जा सकता है। चलो फिरोज गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। इसका एक्चुअली नाम, ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक, और ये इन्होंने टाइटल लिया है गियाथुद्दीन तुगलक, या इसको गियासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, गियासुद्दीन। ठीक है। इसके डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं और वो थ्रोन पे बैठते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5 इसका काम ऐसा था ना, रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें 5 कौन का काम था, मोहम्मद बिन तुगलक। एक तो कैपिटल को ट्रांसफ़र करना दिल्ली से देवगिर, जो कि दौलताबाद था, टोकन करेंसी को यूज करना, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना, और खुरासन के तरफ एक्सपेंशन, और एक और था कुराचिल एक्सपेंडिशन। तो ये 5 इनका ऐसा कदम था ना कि बहुत लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए हरियाणा के गुरहाम, कैठाल, सुनम या समाने में बहुत जगह इनका
रिवोल्ट हो गया लोगों के लिए, और इनको रेवेन्यू ही नहीं दे रहे थे लोग, ठीक है। कैथाल में रिवोल्ट हुआ था एक्चुअली, इसको पेजेंट रिवोल्ट बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बताया जाता है इनके चचेरे भाई थे जो बहुत ज़्यादा मानते थे एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक वैसे बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन उनकी पॉलिसी काम नहीं कर पाई। थर्ड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक, और ये बहुत सारे सिटी बनाते हैं एक्चुअली, दिल्ली, जयपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद और उसके बाद फतेहाबाद, ये सारे बनाते हैं। उसके बाद हिसार में एक फोर्ट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। सिंपल पूछेगा फिरोज शाह तुगलक कौन सा फोर्ट कहाँ पे बनाए हरियाणा में, तो हिसार में, क्लियर। कैनाल बहुत ज़्यादा बनाए। कैनाल का नाम इन्होंने राजबाहा रखा था, राजबाहा, इंडो पर्शियन लैंग्वेज में। रिवोल्ट इनके समय में कहाँ पे हुआ? गुहाना विलेज में। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन, रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में? गुहाना विलेज में, ठीक है। और अब हुआ क्या? तैमूर लंग आते हैं। तैमूर लंग एक्चुअली यहाँ से बिलोंग करते थे, ट्रांसोनिया, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करते थे। ध्यान देना, एक्चुअली ये चंगेज खान के डिसेंडेंट नहीं थे, लेकिन तैमूर चाहता क्या था पता है? ध्यान देना, चंगेज खान के डिसेंडेंट नहीं थे एक्चुअली, विकिपीडिया बताता है। और लेकिन तैमूर चाहता था कि हम भी मंगोल का जो एम्पायर था ना, जो मंगोल डेथ करने से पहले जो छोड़े थे, उसको रीस्टोर करना चाहते। इतना लंबा चौड़ा थे। 1398 में इन्होंने अटैक किया, इसने अटैक किया दिल्ली में, ठीक है। और एक्चुअली एक बुक है गेराल्ड चालियान, ये बताता है कि ये चंगेज खान के हेयर है, समझ में आया ना, लेकिन एक्चुअली में चंगेज खान के डिसेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो, बहुत जगह अटैक करते हैं, हनुमानगढ़ में, जो कि अब भटनेर पहले बोला जाता था। और ये जैसे देखो, भटनेर में रीजन को ख़त्म करने के बाद, पूरा डिवास्टेट करने के बाद, ये हरियाणा रीजन में जाते हैं, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, तोराना, पुनांग, कैठाल, आनंदगढ़, ये सब जाते हैं पानीपत वाया घाघर रिवर के थ्रू इन सब जगह पे जाते हैं। उसके बाद आते हैं लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी एक्चुअली लास्ट डायनेस्टी था, कहाँ का? लास्ट डायनेस्टी था यहाँ का, ब्रिटिश दिल्ली सुल्तनत का। क्योंकि इसके पास देखो, इसके बाद दो है ना, जैसे सैयद है, सैयद काम ही नहीं किया, बिल्कुल सैयद का कोई काम ही नहीं था, इसलिए सैयद खान का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। सैयद लोधी का हुआ था क्या, मैं बात बताता हूँ आपको। चंगेज खान एक बंदे को, जैसे तैमूर लंग गया, तो तैमूर लंग जाने से पहले एक बंदे को वहाँ का बना के चला गया। तैमूर कहाँ का मतलब लौट गया, लौटने से पहले एक बंदा को अपना उत्तराधिकारी बना के चला गया, जिसको मतलब किर्ज खान, ठीक है ना, किर्ज खान। यही था एक्चुअली सैयद डायनेस्टी का रूलर। किर्ज खान के बाद कौन कौन था? मोहम्मद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आलम शाह ने क्या किया, थक हार के अपना शासन लोधी को देके चला गया, कि उसको लगा था कोई, देखो ना कितना छोटा हो चुका है, आप देखो ना, इतने में राज करके आप क्या करोगे, ठीक है। लोधी एक्चुअली लास्ट डायनेस्टी था, और फाउंडर कौन थे? बहलोल खान लोधी, ठीक है ना। ये एक अफगान सरदार थे, अफगान सरदार थे, याद रखना है। और हरियाणा इसका पार्ट बनता है 1451 में, ठीक है ना। बहलोल खान लोधी के बाद उसके सिकंदर खान लोधी उसके सुल्तान बनते हैं, और एज्यूम करते हैं टाइटल सिकंदर शाह, ठीक है ना। और उसके बाद सिकंदर शाह, चलो ये काफ़ी जगह को अटैक कर लेते हैं, जैसे अपना कैपिटल आगरा शिफ्ट कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक नया टाइप का सिस्टम बनाते हैं, लैंड को ज़्यादा बांटने का, मतलब लैंड को नापने के लिए, गाजी सिकंदरी उसको शायद बोलते हैं। और ये इतना ज़्यादा कट्टर थे ना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया कलायत और जिंद एरिया में। और इब्राहिम लोधी ही लास्ट रूलर था। इब्राहिम लोधी को हरा दिया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, किसके द्वारा? मुगल डायनेस्टी के द्वारा, हमें पता ही है। अब देखो मुगल के बारे में देख लेते हैं। मुगल का एक्सटेंशन 1530 में इतना था, उसके बाद मुगल का 1605 में कितना ज़्यादा हो गया, ये सारा तो था ही, ये सारा हो गया। उसके बाद 1707 में ये थे अकबर के समय, ये थे औरंगजेब के समय, ठीक है ना, ये थे बाबर के समय में
कुछ कुछ और ज़्यादा एक्सपेंशन था एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इवन अफगान रीजन में भी इधर है, ठीक है। अब देखो बाबर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये फादर साइड से तो तैमूर लंग के पार्ट थे, लेकिन मदर साइड से चंगेज खान के पार्ट थे। उसके बाद बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां। जहांगीर के और भी बेटे थे जिसका नाम था एक तरह का खुसरो मिर्जा, और शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब, और शाहजहां के और बेटे थे शाह शुजा, मुरबख्श, और औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह वन। क्लियर, यही तक मजबूती थी, उसके बाद गई। और बहादुर शाह वन के बाद आते हैं जालंधर शाह, जालंधर शाह के बाद आते हैं एक्चुअली फखरुशियार। फखरुशियार जालंधर शाह के बेटे नहीं थे, फखरुशियार एक्चुअली बहादुर शाह वन के भाई के बेटे थे, चचेरा भाई इसका बन गया। और चचेरा भाई नहीं, भतीजा। इसके बाद बनते हैं, इसके बाद बनते हैं शाहजहां टू। देख रहे हो कैसे रिलेशन है, ऐसा नहीं समझना इसका बेटा है, नहीं, भाई है, चचेरा भाई। उसके बाद आलमगीर टू बनते हैं, मतलब इसके बाद तो इसके बाद तो ये बनते हैं मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर। उसके बाद आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर शाह टू, बहादुर शाह टू, ऐसे बनते हैं। मतलब याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मतलब बस ये समझना कि आपको एक ऑप्शन दे कि ऐसा इसके बेटे थे, जैसे जालंधर शाह या आलमगीर टू बेटे, जो जालंधर शाह के बाद जो बने थे फखरुशियार, वो जालंधर शाह के बेटे थे, ऐसा नहीं है। यही बस बताना चाह रहा हूँ। मुगल डायनेस्टी, बाबर एक तरफ से कौन थे? चंगेज खान। चंगेज खान तरफ से मतलब फादर के साइड से थे तैमूर, और मदर के साइड थे चंगेज, ठीक है। तैमूर और चंगेज खान, तैमूर फादर साइड, चंगेज खान मदर साइड। देखो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे बाबर। फरगना वैली से बिलोंग करते थे, फरगना वैली सेंट्रल एशिया में, ठीक है। हरियाणा में वो अटैक करते हैं, और हरियाणा में वो अटैक करते हैं, कई जगह पर हराते हैं। और एक्चुअली जो थारूरा परगना था, थारूरा परगना कहाँ पे? इस यहाँ पे मेवात डिस्ट्रिक्ट में। मेवात डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर एक्चुअली नूह है। यहाँ पे थारूरा, यहाँ पे जब बाबर इन्वेड करते हैं ना, तो यहाँ के रूलर थे एक्चुअली, ये पूछा जा सकता है थारू परगना के रूलर कौन थे? जलाल खान। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली। एक और लोकेशन देख लेते हैं, हिसार फिरोजा, ऑब्वियसली हिसार में ही होगा, ठीक है। और हरियाणा में जब अटैक किया जाता है 1526 में, तो वो सिकंदर हामिद खान खसखेली के आर्मी से कन्फ्रंट करते हैं इनके। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार जगह से। दोनों समझे। मेन तो बैटल होता है बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन हरियाणा से रिलेटेड देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में। बाबर लोधी के आर्मी को डिफीट कर दिया, और क्योंकि मेन बाबर का बहुत ज़्यादा स्किलफुल था, इसके भले ही इसके लोधी के बहुत ज़्यादा आर्मी थे, नंबर ज़्यादा था इसका, लेकिन ये स्ट्रेटजी से जीता। क्लियर। बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पे रूल एस्टैब्लिश नहीं किया, पूरे देश पे रूल एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। और उसके बाद वो बहुत सारे और चीज़ों पे अटैक किया, लेकिन सबसे पहले जैसे ही इंडिया को कब्जा किया, बाबर ने 4 गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लिए। एक दिल्ली गवर्नमेंट, मेवाड़ गवर्नमेंट, हिसार गवर्नमेंट, सरहिंद गवर्नमेंट स्टार्टिंग में। उसके बाद 1527 ईस्वी में एक और लड़ाई लड़ते हैं राणा सांगा से, जो कि मेवाड़ के थे, जिसको बैटल ऑफ खानवा बोलते हैं। उसके बाद एक और बैटल जीतते हैं, चांदेरी से लड़ाई करते हैं, चांदेरी में 1528 में। उसके बाद और भी बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ मालवा, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। सारे लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। चांदेरी, बैटल ऑफ मालवा, बैटल ऑफ घाघरा, राणा सांगा से भी मेवात में लड़ाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़ाई रखते हैं। 1536 में बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है इनके खिलाफ में। 1530 में वैसे भी इनका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड बैटल होता है। सेकेंड बैटल में अकबर एक्चुअली हुआ क्या था, पहले तो आए थे बाबर के जस्ट बाद आए थे हुमायूं 1530 से 1540 तक तो आराम से रहे थे, लेकिन 1539 में
1540 में है। इसके साथ बहुत सारा ज्यादती हो गया, 2 बार लड़ाई हुआ शेर शाह सूरी से, ठीक है ना। शेर शाह सूरी इसको बार बार हरा रहा था। तो शेर शाह सूरी के डर से भाग गया था, लेकिन फिर बाद में लौटा 1556 में और शेर शाह सूरी को हरा दिया, शेर शाह सूरी के बेटे को हरा दिया। तो इधर से शेर शाह का डायनेस्टी भी गुस्सा था किससे, मंगोल से, मुगल से। तो ये भी फिराक में था कि कैसे न कैसे करके हम हरा दे मुगल डायनेस्टी के रूलर को। तो इसको एक मौका मिला, कैसे, जब से हुमायूं मर गया था। हुमायूं के मरने के बाद बाबर अभी बहुत छोटा था, तो सोचा बाबर को हटा देते हैं। बाबर का एक्चुअली गुरु था बैरम खान, ठीक है। तो भले ही इस लड़ाई में अकबर एम्परर बनता है 1556 में, दिखाता है कि अकबर लड़ाई किया, लेकिन अकबर एक्चुअली लड़ाई नहीं कर रहा था। इवन अकबर 13 साल का था, वो बच्चा था, वो साइड में खड़ा था, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा साइड में खड़ा था कि कोई अपोजिशन इसको मारते, नहीं, इसको घेरने के लिए बहुत सारे आर्मी लगी थी इसको। तो हेमू जो था, हेमू एक्चुअली बिलोंग करता था, ये अफगान किंग का चीफ था, मिलिट्री चीफ। अफगान जो किंग था ना, लोदी डायनेस्टी, सॉरी शेर शाह सूरी वाला ग्रुप नहीं था उसका। कौन, आदिल शाह सूरी, मतलब सूरी डायनेस्टी का राजा कौन था, एक था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के डेथ करने के बाद कौन आया था, आदिल शाह। तो आदिल शाह के एक्चुअली मिलिट्री चीफ हुआ करते थे हेमू। तो शेर शाह सूरी को, आपको नहीं लगता इस सूरी डायनेस्टी को गुस्सा है मुगल पे, तो मुगल के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इसने सोचा हुमायूं तो मर ही गया है और ये अभी बच्चा है, क्यों ना हम अटैक करके पूरा खत्म ही करते हैं इसको। तो 1556 में अटैक करता है। इसके तरफ से एक्चुअली लड़ाई करने जा रहा था हेमू। सबको लगा था, पूरा देश को लग रहा था हेमू तो आराम से जीत जाए, क्योंकि हेमू एक्चुअली हिंदू रूलर था और ये हिसार से बिलोंग करता था, क्लियर। और सबको लगा ये तो आराम से जीत जाएगा, इसको विक्रमादित्य बोलते। अभी तो एक भी लड़ाई जीता नहीं था, 12 लड़ाई लड़ा था, 12 भी जीता था, ठीक है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कहीं से एक तीर इनके आंख में लग गया, जिसके कारण इनका डेथ हो गया था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी जीत जाती है, हेमू का डेथ हो जाता है तो जीत जाता है, मुगल आर्मी जीत जाता है, ठीक है ना। अकबर उसके बाद पहले तो बाबर ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था गवर्नमेंट को। अब तो क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा टेरिटरी आ गया तो 15 सूबा में डिवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद 70 परगना में डिवाइड कर देता है, जैसे सरकारें दिल्ली, सरकारें रेवाड़ी, सरकारें हिसार फिरोसा, सरकारें मेवाती, सरकारें हिंद, 5 गवर्नमेंट। उसके बाद लास्ट लेटर मुगल पीरियड जो था वो बहुत कमज़ोर था, अकबर के बाद ज़्यादा कोई नहीं था। आफ्टर जहांगीर, अकबर के बाद आए थे जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, क्लियर। और ये शाहजहाँ को बोला जाता है ये 8 लवर थे और बिल्डर थे, ठीक है। दारा शिकोह थे सन ऑफ शाहजहाँ, ये शेख चिली के डिसाइपल थे और ये थानेसर में उनके कांटेक्ट में रहते थे। दारा शिकोह के बारे में एक टर्म बनाया था शेख चिली के डेथ के बाद, जिसको हम ताजमहल ऑफ हरियाणा बोलते हैं। भाई इससे क्वेश्चन नहीं आया तो किससे आएगा, सिंपल। शेख चिली के डेथ के बाद एक टर्म बनाया जाता है, किसके द्वारा, दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह कौन थे, शाहजहाँ के बेटे थे, लेकिन ऑब्वियसली दारा शिकोह को हरा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तभी तो औरंगजेब पूरा देश का राजा बना था, क्लियर। तो शेख चिली का टॉम बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं ताजमहल ऑफ हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब बनते हैं मुगल का राजा, ये हमें पता चलना चाहिए। और कई सारे रिवोल्ट होते हैं इनके समय में, जैसे सतनामी रिवोल्ट, नरनौल पे, जाट रिवोल्ट होता है, सौंध पे, और सिनसिनी रिवोल्ट होता है। 2-3 रिवोल्ट होता है। उसके बाद बंद बैरागी का रिवोल्ट होता है। एक्चुअली होता क्या, गुरु गोविंद सिंह जी का जब डेथ हो जाता है ना, तो बंद बैरागी जो कि सिख मिलिट्री को लीड कर रहे थे, ये मुगल के खिलाफ चले जाते हैं, क्लियर। और अपना हेड क्वार्टर कहाँ पे बनाते हैं, श्रीखंडा सोनीपत के पास बनाते हैं अपना हेड क्वार्टर। और ऑब्वियसली रिवोल्ट करे थे सोनीपत को, कैथाल को, थानेसर को, सबको, सिरहिंद को, शाहबाद को, कुंजपुर को, सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया, और उसके बाद बट द मुगल एम्परर बहादुर शाह डिफीट, लेकिन बहादुर शाह ने इनको डिफीट कर दिया। बहादुर शाह ऑब्वियसली औरंगजेब के जस्ट बाद आए थे, और बहादुर शाह को डेथ इनको मार गिरा दिया गया। बंद बैरागी को, ये एक्चुअली लीड कर रहे थे सिख मिलिट्री को, ठीक है ना। 3 लगातार बाग हुआ कर्नल और नरवारी में, जहाँ पे ये लड़ते लड़ते अपने प्राण को त्याग दिए।
अहीर रूलर था रेवाड़ी एरिया में, क्लियर। अहीर रूलर को एस्टैब्लिश किसने किया? नंदरम ने एस्टैब्लिश किया, ठीक है ना। कहाँ पे? गरही बोलनी विलेज में, ठीक है ना, ये रेवाड़ी के आसपास पर है। किसके पीरियड में? औरंगजेब के समय में, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद कौन करता है? नंदरम के जस्ट बाद राजा बनते हैं बाल कृष्ण, ठीक है ना। इनके ब्रेव, इतना ज़्यादा ब्रेव थे कि मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह ने इसको शमशेर बहादुर की उपाधि दे दी, समझ रहे हो ना। इवन ऑब्वियसली खिलाफी हो गए, मुगल के भी खिलाफ होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा बहादुर थे कि मुगल भी इससे इतना खुश हो गए कि इनको शमशेर बहादुर की उपाधि दे दी। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शमशेर बहादुर की उपाधि किसको मिली है? तो बाल किशन को। बाल किशन किसके बेटे थे? नंदरम के बेटे थे। नंदरम किस गाँव के आसपास, कहाँ पे बनाए थे अपना रूलर? रेवाड़ी में, रेवाड़ी के गरही बोलनी विलेज में, गरही बोलनी विलेज में। और इम्पॉर्टेंट रूलर कौन थे? गुजरामल, भवानी और भी ज़्यादा, ठीक है। नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1939 के आसपास। यहाँ पे लड़ाई होती है। नादिर शाह जो कि एक ईरानियन एडवेंचरर थे, और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच, ठीक है ना, दोनों के बीच लड़ाई होता है। एक सेकेंड, कहाँ पे? करनाल के आसपास, ठीक है ना। लेकिन इसमें मुगल की हार हो जाती है। किस किस के बीच होता है? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला बहुत रंगीला, इसको इतना लड़ाई वड़ाई से दिक्कत ही नहीं था। ये मतलब कि लड़ाई वो कर रहे थे, वो ऐसे करते थे, मतलब क्या करते थे, आर्ट वगैरह से फेमस होते। तो आप बोलोगे भैया अटैक क्यों किया, होता क्या, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, नादिर शाह ईरान, पर्सिया जिसको ईरान बोलते हैं, उसका रूलर बनते हैं, ठीक है ना, वहाँ के किंग को हरा के 1732 में। और हुआ क्या, नादिर शाह अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं दिल्ली कोर्ट में, लेकिन मोहम्मद शाह क्या करते हैं, उसके साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आया ना। नादिर शाह जीत गया ईरान, तो ईरान को जीत गया, मतलब पर्सिया को जीत गया, ईरान अभी उसका नाम है, 1732 ईस्वी में। तो वो क्या किया, नादिर शाह अपने रिप्रेजेंटेटिव को सोचा दिल्ली कोर्ट में भेजते हैं ताकि कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात किया जा सके। लेकिन जैसे वहाँ पे जाता है, मोहम्मद शाह उसके साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उसका नादिर शाह को गुस्सा आ जाता है, वो दिल्ली पे मार्च करता है और उसके बाद पूरा ख़त्म कर देता है, और एक हमारा सबसे फेमस कोहिनूर का डायमंड ले जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मराठा का ओरिजिन होता है, ठीक है ना। और ऑन 15 अक्टूबर 1754 द मुगल एम्परर आलमगीर ने गेव आउट कुरुक्षेत्र द होली प्लेस ऑफ हरियाणा, मतलब ये मराठा को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मराठा इनका साथ दिए थे। कहाँ पे? देखो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ ना, किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान से आए थे और मराठा के बीच। तो इसमें भले ही मराठा का डेथ हुई थी, लेकिन मराठा ने इतना अच्छा से बहादुरी से लड़ा था कि आलमगीर ने कुरुक्षेत्र जगह दे दिया मराठा को, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किए थे, ठीक है ना। नहीं देखो, सॉरी, मतलब दोनों पहले ये हुआ था, सॉरी पहले और किसी चीज़ में साथ दिया होगा, बाद में ये हुआ था, याद ध्यान रखना। हाँ सॉरी, मैं टाइमलाइन को देखना भूल गया। 1754 में यह हुआ था, 1761 में। जॉर्ज थॉमस और हरियाणा स्टेट। हुआ क्या, जॉर्ज थॉमस एक आयरिश मशीन मतलब सर मर्चेंट थे, हम ऐसा मान लेते हैं। इनको हम जहाजी साहब भी बोलते हैं। ऑब्वियसली जहाजी साहब मर्चेंट को, क्योंकि वो जहाज से आते तो उनको जहाजी साहब नहीं बोल सकते, मतलब गांव में लोग ऐसे बोलने लगते हैं ना। ये इन्होंने देखो, मेरठ में सरधाना थी, मेरठ की सरधाना थी, मेरठ जिस जगह है ना उसका पहले नाम था सरधाना। वहाँ के बेगम के साथ मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, वहाँ की बेगम समरू के साथ उसने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया। ध्यान देना, मैं बताता हूँ। एक आयरन मर्चेंट थे, समझ लो आयरन मर्चेंट थे, जिनको जहाजी साहब भी बोला जाता है हरियाणा में। अब सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉर्ज थॉमस को हरियाणा। अब हुआ क्या, मराठा के जो बेगम थी, एक बेगम समरू, मराठा का पहला नाम क्या था, सरधाना, उसके मिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं 1787 में, और उनकी डॉटर्स मतलब इनके दामाद भी बन जाते हैं।
अब होते क्या है, अब ये 1793 में ये मराठा के, देखो अब देखो बेगम है किसके अंदर में, ध्यान देना, बेगम समरू के अंदर में, बेगम समरू का दामाद है अभी। लेकिन उसके बाद ये मराठा के क्या हुआ, ये थोड़ा सा चाल खेल गए। कैसे, मराठा के जो चीफ थे, मराठा के चीफ जो थे ना, वो मराठा के चीफ पहले किसके अंदर थे, महाराजा महादाजी सिंधिया के अंदर थे। समझ लो, सिंधिया रूलर है, सिंधिया रूलर के अंदर चीफ है, और ये बंदा जॉर्ज थॉमस इस चीफ के अंदर काम कर रहा है। चीफ के पास भी बहुत है, समझो ना, चीफ एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के अंदर काम कर रहा है। तो इसको क्या काम दिया गया, इसको काम दिया गया है कि मेवात प्रोविंस में आप करो कलेक्ट टैक्स, मेवात प्रोविंस में आप टैक्स करो कलेक्ट, चाहे आप फोर्स फुल्ली टैक्स कलेक्ट करो या कैसे भी मिलिट्री फोर्स आपको दे रहे हैं, आप टैक्स भी कलेक्ट करो, मिलिट्री फोर्स भी एस्टैब्लिश करो, सब कुछ मेवात में। अब इसने क्या किया, क्योंकि मिलिट्री फोर्स एस्टैब्लिश कर चुका है, तो आर्मी को देने के लिए ये गुड़गांव के विलेज को लूटपाट करने लगा, समझ में आया ना, और बाद शाहपुर को भी अटैक करके ऐसे लूटने लगा। और ये सब किसके अंदर था, बेगम समरू, इनके सासू माँ के अंदर था ये सब, समझ में आया ना। अपने सास के जो अपने मदर इन लॉ के राज्य में लूटपाट करा। क्यों, क्योंकि मराठा के चीफ ने इसको क्या बोला है कि मेवात प्रोविंस तुमको दे रहे हैं, मेवात प्रोविंस में आप मिलिट्री फोर्स को अप्लाई करो और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करो। क्लियर। अब देखो उसके बाद बहादुरगढ़, झज्जर, सब में ये वही लूटपाट कर रहा था। मेन एम पता है क्या था, मेन एम ऐसा नहीं था कि हम चलो मराठा के अंदर ही काम करेंगे, सिंधिया के अंदर काम करेंगे, ग्वालियर वाला जो सिंधिया उनके अंदर नहीं। मेन एम इसका कुछ और था, ये चाहता था कि अपना एक इंडिपेंडेंट रूल बनाए जो कि पूरे हरियाणा पे हो। और थॉमस ने क्या किया, कैपिटल चेंज कर दिया झज्जर से हांसी में, ठीक है ना। 1799 में बैटल ऑफ नारनौंद होता है सिख और जॉर्ज थॉमस के बीच, नारनौंद विलेज में। और जो कि नारनौंद विलेज कहाँ के पास है, हांसी और झिंड एरिया जो है ना, हांसी और झिंड एरिया उसके आसपास है। इस बैटल होता है एंड किसके द्वारा, एक ट्रीटी के द्वारा एंड होता है। जॉर्ज थॉमस फाइनली डिफीट कर दिया जाता है, सिंधियन आर्मी के द्वारा डिफीटेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है अंडर पियरे गुलियन पेरॉन के द्वारा, ठीक है ना। और 1802 में डेथ हो जाती है। मतलब इस लड़ाई में एक्चुअली ट्रीटी से साइन हुआ था, मरा अगले लड़ाई में, समझ में आया ना। मैं एक बारी और इसको रिवाइज कर देता हूँ, समझो। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से आया था, उसको हम जहाजी साहब बोलते थे लोग हरियाणा के। बेगम समरू कहाँ की थी, मेरठ की। मेरठ को पहले सरधाना बोलते थे। इनके मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन कर लिया और इनकी बेटी से शादी कर लिया। लेकिन जो मराठा के जो सिंधिया रूलर थे, सिंधिया रूलर कहाँ के थे, ग्वालियर के थे सिंधिया रूलर, ठीक है ना। सिंधिया रूलर के चीफ के लिए इन्होंने चीफ से मिला और सोचा कि चीफ सर आपके लिए हम काम करते हैं। तो बोले क्या काम करोगे तुम, चीफ कौन थे, अप्पा खानदेराव। बोले क्या काम करोगे, तो बोले कि हम मेवात प्रोविंस को संभाल लेते हैं, मेवात प्रोविंस में हम मिलिट्री फोर्स को इस्टेब्लिश करेंगे और साथ ही साथ हम टैक्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बोला और क्या क्या करोगे, तो बोले कि हम आपसे जो यहाँ से जो पैसे लेंगे ना वो हम आर्मी को देंगे, और पैसे अगर पूरा नहीं हुआ तो हम इवन गुड़गांव और बादशाहपुर को विलेज को हम लूट पाट करके पैसे इकट्ठे करेंगे। और ये सब इनके मदर इन लॉ के अंदर था ये पूरा साम्राज्य। क्लियर। उसके बाद बहादुरगढ़ झज्जर को भी अटैक करने लगा। मेन इसका क्या मोटिव था कि पूरे के पूरे हरियाणा को अपना रूल के अंदर करना, और उसने झज्जर से हांसी में कैपिटल चेंज कर दिया। बाद में इतना सब कुछ कर रहा था, लोग चुप थोड़ी रहेंगे। 1799 के आसपास ये एक लड़ाई होती है नारनौंद के बीच। ये कौन कौन होता है, एक तरफ से सिख होते हैं, एक तरफ से जॉर्ज थॉमस होते हैं, और नारनौंद विलेज के आसपास होते हैं। नारनौंद विलेज कहाँ पे, हांसी और झिंड एरिया के पास में है। ये लड़ाई एक्चुअली ट्रीटी के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से एक लड़ाई हो जाती है। फाइनली जॉर्ज थॉमस को ख़त्म किया जाता है सिंधियन आर्मी के द्वारा। सिंधियन आर्मी के जनरल कौन थे, जनरल पियरे गुलियन पेरॉन। क्लियर। और उनकी मृत्यु हो जाती है 1802 में। नेक्स्ट है लैंड सेटलमेंट की बात करें। ये अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, जिनका नाम था राजा तोदरमल, इसका जो 10 साला सिस्टम है ना, वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। क्लियर। एग्रीकल्चर लैंड को किस किस बेसिस पे बांट रहे थे, रेनफॉल पे के बेसिस पे, बैरेनी और
जिसको रेनफॉल के बेसिस पे बांटते थे उसको बैरेनी बोलते थे, और इरिगेशन के बेसिस पे बांटते थे जिसको चाही बोलते थे। मतलब अगर लैंड को एग्रीकल्चर से रेनफॉल से इरिगेट करोगे तो बारानी बोलते थे, वेल से इरिगेट करोगे तो चाही बोलेंगे। दोनों दो अलग अलग टाइप के लैंड हो जाएंगे ना, खुद सोचो ना। बैरेनी तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा और इस पर कम टैक्स लगेगा, ये तो नॉर्मल बात है। और थोड़ा बहुत 1/6 पार्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप ब्रिटिश रूल के अंदर हो तो आपको 1/6 देना पड़ा है, और आप अगर किसी नवाब और फ्यूडल्स के अंदर हो तो आपको 1/4 टैक्स देना पड़ेगा। फ्लड एंड ड्रॉट के समय आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा अगर ब्रिटिश के अंदर हो तो। और कुछ समटाइम्स अ पार्ट ऑफ कंप्लीट टैक्स इज लैंड टैक्स रिफ्यूज कर दिया जाता था, ये मतलब हटा दिया था। और देखो यहाँ पे हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया वेयर नो लैंड टैक्स वाज लेवाइड ऑन द प्रोड्यूस ऑन बैरनी फील्ड। मतलब कि हरियाणा एकमात्र स्टेट था जहाँ पे लैंड टैक्स पे कोई प्रोड्यूस पे कोई लैंड टैक्स था ही नहीं। कैसे फील्ड पे? बैरनी फील्ड। बैरनी फील्ड ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पे आपको इरिगेशन किस चीज़ से करोगे? रेनफॉल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इरिगेशन अगर वेल्स के करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? चाही बोलते हैं। समझ में आया? तो आप एक बार देखो, राजा तोदरमल, दहसाला सिस्टम, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर, बैरेनी जब रेनफॉल से आप इरिगेशन करते हो, चाही जब इरिगेशन आप वेल से करते हो, 1/6 प्रोड्यूस अगर लैंड टैक्स लगेगा जब आप ब्रिटिश रूल के अंदर हो, 1/4 प्रोड्यूस पे टैक्स लगेगा नवाब और फ्यूडलिस्ट के द्वारा जब आप प्रिंसली स्टेट के अंदर हो। समझ में आया ना? सिंपल समझो ना। थे अकबर में बहुत सारा पार्ट हो सकता है मे बी ब्रिटिशर्स के अंदर हो, तो इनको 1/6 टैक्स, और किसी और प्रिंसली स्टेट में होगा तो 1/4 टैक्स, ये होगा। चलिए इतना ही था। एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लुसेंट वाला और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा से बनाया है, और एक्चुअली अप्रैल से उसका थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला है, उसमें कोई ऐड वैड नहीं है, इसलिए आप कर सकते हो आराम से। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बाय।